नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। यारी में अपनों के बगावती तेवरों को सीट के समीकरण से साध कर यूपी में लोकसभा 2019 के लिए सपा बसपा ने न केवल गठबंधन का पूरा प्लान तय कर लिया है बल्कि 80 सीटों का पूरा खाका भी अब सामने रख दिया है। सपा यूपी की 37 सीटों पर तो बसपा 38 सीटों पर मैदान में रहेगी। 3 सीटें सहयोगी आरएलडी को दी गई हैं, जिसमें से एक सीट मथुरा की सपा ने अपने कोटे से आरएलडी को दी है, क्योंकि पहले गठबंधन में 38 सीटों पर लड़ने का ऐलान था। 2 सीटें रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के लिए छोड़ी गई थी, तो 2 सीटें आरएलडी को भी दी गई थी। लेकिन मांग लगातार 5 सीटों की हो रही थी, जिससे दोस्ती में दरार आने की संभावना भी बढ़ चुकी थी। लेकिन एक बार फिर अखिलेश ने बड़ा दिल दिखाते हुए मथुरा सीट देकर नाराजगी दूर कर दी है। पर अब सवाल यह है कि सीटें तय होने के बाद जीत का प्लान क्या है। यूपी के सियासी समीकरणों को ये दोस्ती कैसे साधेगी, बीजेपी की बड़ी चुनौती से ये दोस्ती आखिर कैसे निपटेगी, और प्रियंका के आने का इस दोस्ती पर क्या कुछ सियासी असर होगा, और आखिर ये दोस्ती किसे, कैसे और कितना करेगी बेदम। तो सवाल यही है कि सीट तो सामने यहां पर आ चुकी है, समीकरण भी सामने आ गए हैं, लेकिन ये दोस्ती कितना दम दिखाएगी, किस तरह से चुनौती पेश करेगी। बीजेपी भी बड़े लक्ष्य के साथ मैदान में है, बड़ी तैयारियों के साथ है, और कांग्रेस भी यहां पर अकेले चलते हुए पूरा दमखम दिखाने के लिए तैयार है। तो दोस्ती की क्या कुछ तैयारियां हैं, ये दोस्ती किस तरह का असर डालेगी, बाजी किस तरह से पलटेगी, इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। संतोष यादव जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी हैं। इरफान मलिक साहब हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल हैं। सुरेश बहादुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही विनोद शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे संतोष यादव जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। नाराजगी आपने दिखाई थी, ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, सपा ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाया, 3 सीटें देकर आपको संतुष्ट कर दिया है क्या? पर क्या आप इतनी सीटों से संतुष्ट हैं और यही दोस्ती का दमखम अब चुनौती पेश करने को तैयार है? शैलेश जी, जो गठबंधन के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि गठबंधन तो तभी चलेगा जब हम कहीं ना कहीं से संतुष्ट हों। और हम 5 सीटों की मांग कर रहे थे, 3 सीटें हमें मिली हैं, हम गठबंधन से संतुष्ट हैं। और हम 3 सीटें जो हमको मिली हैं वो हमारी सीटें हैं, तीनों पर हम जीतेंगे। पर साहब, जब पहले बार ऐलान हुआ था तो आप बोले थे विचारधारा की लड़ाई है, बीजेपी से लड़ाई है, हम साथ हैं, सीटों का कोई सवाल नहीं है। फिर जैसे जैसे माहौल बना आपकी दुकान का, वही बात तो अब भी कह रहा हूं, मुझे 3 सीटें मिले, मैं 3 पे भी प्रसन्न हूं। पहले तो आप 2 पे भी प्रसन्न थे, फिर 5 की मांग करने लगे, अब 3 पे भी प्रसन्नता जता रहे। पिछली ही बात है कि मैं विचारधारा के साथ में हूं, 2 सीटें मिलेंगी तो मैं लड़ने को तैयार था, 3 सीटें मिल रही तो भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे 5 या 10 सीटें मिले तो भी मेरे पास हैसियत है लड़ने की पश्चिम में। तो हम तो संतुष्ट हैं अब गठबंधन से कि हमको जो सीटें मिली उस पे हम लड़ना चाहते हैं। सारी नाराजगी दूर हो चुकी है जी, सारी नाराजगी दूर है अब। हाँ, नाराजगी दूर है, सारी नाराजगी दूर है। नाराजगी का कोई कारण नहीं है हमारे पास अब। और हम सपा बसपा से मिलकर गठबंधन करके उनकी सीटों पे हम मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। जहां जहां दोस्ती की मजबूती भी बता दीजिए साहब। नहीं, दोस्ती की मजबूती तो हमेशा रहेगी। अब जो गठबंधन हुआ है ये इस समय भी रहेगा और आगे आने वाले समय में भी रहेगा। सीटों के बंटवारों को देखें तो जिस तरह से आज समीकरण साधे गए हैं, जिस तरह से यहां पर सपा 37 सीटों पर, बसपा 38 सीटों पर लड़ेगी, रायबरेली अमेठी की सीटें आपने छोड़ी हैं, किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और क्या प्लस पॉइंट देख रहे हैं गठबंधन के लिहाज से? नहीं, रायबरेली और अमेठी की जो सीटें छोड़ने का है वो हमसे अलावा पहले भी बसपा और सपा ने ये पहले से 2 सीटों के लिए मान लिया था कि 2 सीटों पे हमारे कैंडिडेट नहीं उतरेंगे। कांग्रेस से बात भी नहीं बनी और सीटें भी छोड़ दी। वो उनका अपना व्यक्तिगत तौर तरीका है, जो भी है। वो 2 लोगों के लिए उन्होंने सीटें छोड़ी है, वो उनके सम्मान में सीटें छोड़ रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। वो बड़े नेता हैं, उनके लिए सम्मान में सीटें। ठीक है साहब, सवाल भी उनसे और सम्मान भी उन्हीं का। जी जी, ठीक है। हमारे साथ इरफान मलिक साहब भी हैं। इरफान साहब, यहां पर गठबंधन की सीटें तय हो गई हैं, कांग्रेस अकेले लड़ने के लिए तैयार है, आप क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से गठबंधन की आज सीटों का ऐलान हुआ और उसके बाद नेताजी का जिस तरह से प्रहार हुआ, ये दोनों चीज देखने वाली हैं। तो काफी खफा नजर आ रहे हैं। आप एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से ये देख लीजिए
कि गठबंधन की जो सीटें दी गई हैं, आप उठा के देख लीजिए पूर्वांचल में खासतौर से कि पूरा मंडल, बस्ती मंडल में 3 सीटें हैं, तीनों बसपा ले गई। उसके बगल में श्रावस्ती भी बसपा को दे दिया। पूर्वांचल में सपा ने बड़ा दमखम दिखाया था विधानसभा चुनाव में। जी, तो इस तरह से अखिलेश जी का ये समर्पण है और कहीं ना कहीं और मैं दावे के साथ आज ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो है वो अब पतनशील समाजवादी पार्टी हो गई और असली समाजवादी पार्टी हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी वाले ही असली समाजवादी पार्टी हैं, क्योंकि हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब लड़ाई हुई है तो अब यही समाजवादी पार्टी। साहब, असल समाजवादी की अब चुनौती नहीं है, सवाल यह है कि अब असली तौर पर कौन चुनौती पेश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई बीजेपी से है, आपकी सीटों की लड़ाई है, समीकरणों की लड़ाई है, आप उसमें किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरी तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी से आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ है तो भाई अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय शिवपाल जी के नेतृत्व में बनाया गया था। उनका नेतृत्व था, उन्होंने टिकट बंटवारे से लेकर सारी चीजें, सारा समीकरण, सारा जोड़तोड़ शिवपाल जी ने किया था और पूर्ण बहुमत के साथ भाई अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। 3 बार माननीय नेताजी के साथ वो रह करके, नेताजी के साथ बिल्कुल लक्ष्मण की तरह रह करके नेताजी को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, समाजवादी पार्टी को इतने ऊंचे तक पहुंचाया। और आप उसका फिर आप विकल्प देख लीजिए, जब भाई अखिलेश यादव के हाथ में पूरी तरीके से माननीय नेताजी को, माननीय शिवपाल जी को अलग करके और पूरी तरीके से सत्ता उनके हाथ में दे दी गई, तो आज स्थिति यह है कि हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में भी सही तरीके से नहीं विधानसभा में पहुंच पाए। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, सीटों का खाका यहां पर सामने आ चुका है, दोस्ती का दम किस तरह से चुनौती बनेगा आपके लिए? देखिए, सीटों का बंटवारा तो नेताओं के बीच का है, लेकिन सीटें तो देगी जनता। और इस प्रदेश की सम्मानित जनता न तो सपा राज के कुशासन को भूली है, न उनके जंगल राज को भूली है, न बसपा राज के भ्रष्टाचार को और कुशासन को भूली है। पर उपचुनाव में साहब सपा बसपा ने दम दिखाया था, बड़ी चुनौती पेश की थी, जहां पे आपकी प्रतिष्ठा दांव पर थी, बड़ी सीटें थी, वहां पर भी मात दी थी, और इसी के बाद दोस्ती में और यहाँ पे करीबी बढ़ी और इस तरह के समीकरण आज यूपी के सामने हैं। नहीं, समीकरण जो भी हों, लेकिन जनता इनको बुरी तरह से परास्त करेगी इस समीकरण को, क्योंकि जनता को न कुशासन चाहिए न भ्रष्टाचार चाहिए, जनता को विकास चाहिए और सुशासन चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतृत्व ने ये दोनों चीजें दी हैं, मान दिया है, सम्मान दिया है, समस्याओं का समाधान दिया है और विकास को तेज गति दी है और सुशासन देने का काम किया है। तो ऐसे में देश की सम्मानित जनता और प्रदेश की सम्मानित जनता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ी होगी और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को और भी मजबूती देने का काम करेगी। ठीक है, आपकी तो ये दृष्टिकोण है, लेकिन विपक्ष की भी अपनी तैयारी और जिस तरह से समीकरणों का ख्याल रखा गया है, पूर्वांचल की बात कर ले, बुंदेलखंड की देख लें, हम पश्चिम यूपी की सीटों को देख लें, क्या आपको लगता नहीं कि दोस्ती पूरे प्लान के साथ मैदान में? नहीं, देखिए, ये सारे के सारे लोग पूरे प्लान के साथ 2014 में मैदान में थे, 2017 में मैदान थे। सारा प्लान को ओके करने का काम जनता करती है। वो किसके प्लान को ओके करेगी? जो उनके साथ खड़ा है, जो उनके सरोकारों के साथ। अभी भी आपको लड़ाई लगती है जनता बनाम गठबंधन वाली? देखिए, लड़ाई तो चुनाव है तो लड़ाई तो होगी, लेकिन विजय श्री उसके होगी जिसके साथ जनता खड़ी होगी और देश की और प्रदेश की सम्मानित जनता आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ी। अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सपा है। अजीज खान साहब, बीजेपी काफी कॉन्फिडेंस में है और आपकी भी सीटों का ऐलान हो गया है, क्या कुछ चुनौती, क्या कुछ आगे की राह देखते हैं आप? देखिए शैलेंद्र भाई, देखिए मैं अभी अब पूरी वार्ता जो है बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। देखिए कहीं ना कहीं ये घबराए हुए हैं और जो चिंता की लकीरें हैं इनके माथे पे वो बहुत ही साफ दिखाई दे रही हैं, झलक रही हैं। अब इस बात को समझिए कि जिस तरीके से 2014 में ये चुनाव जीत करके आए थे और देश की जनता को गुमराह किया था, लोग कहीं ना कहीं परेशान थे, हैरान थे और लोगों को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि साहब किसी विकल्प की तलाश लोग कर रहे थे। वो विकल्प दोस्ती दे पाएगी? और नहीं सर, देखिए शैलेंद्र भाई, बहुत अहम बात है क्या है कि देखिए ये गठबंधन जो है ये कहीं ना कहीं हालात को देखते हुए, देश की परिस्थितियों को देखते हुए, साहब सवाल ये है कि जिस तरह से नेताजी बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं, देश की स्थिति बहुत ही विकट स्थिति में है।
तो उसको देखते हुए गठबंधन किया गया और उस गठबंधन से कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी तकलीफ है और वो इनको एहसास बीजेपी की तकलीफ से पहले आप मुलायम सिंह की तकलीफ भी तो समझिए। वो कह रहे हैं कि इससे पार्टी खत्म हो रही है, देखिए अपने लोग पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में किस तरह का संदेश जाएगा, जनता में किस तरह का संदेश जाएगा। सहयोगियों के सवाल थे, पहले 5 सीटें आरएलडी मांग रही थी, फिर आपने 3 सीटें दे दी हैं, कैसे संतुष्टि होगी क्या? बीजेपी अपना गढ़ बचाए और जो भी इसने वायदा किया था, मक्कारी फरेबी किया है पूरी तरह से 5 साल में, वो पहले उस चीज का हिसाब किताब दे और ये इधर उधर की बातों को करने से लोगों को बहकाने का प्रयास न करे। 5 साल में बहुत बहका लिया। अभी साहब पुलवामा में किस तरीके का आतंकवादी हमला हुआ और किस तरीके से हमारा जवान शहीद हुआ, उसका जवाब दे। हकीकत यह कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस फेल्योर रहा और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से फेल हो गई, आज हालात यह कि देश संकट की स्थिति में है, देश में गम का माहौल है और देश गुस्से में है। क्यों? क्योंकि आपने कहा था 1 सर के बदले में 10 सर लेकर के आऊंगा। हालात कहां गया 10 सर? आपने तो बीजेपी को क्यों चुनौती मान रहे हैं? सैकड़ों सर अपने गवा बैठे आप। आज हकीकत यह कि आप फेल्योर हैं, आप बिरयानी खाने जाते हैं, सब पाकिस्तान से आप जहाज मंगवा करके क्रूज जहाज, आप साबरमती नदी में आप जब गुजरात का चुनाव आता है तो वहां चलवाते हैं। हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान से जिस तरीके से दोस्ताना रवैया आप कहीं ना कहीं एक तरफ दोस्ताना रवैया अख्तियार कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उसको आप सह दे रहे हैं। हकीकत यह है कि आज 40 जवानों का जो 40 जवानों ने शहादत दी है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है, वो देश के मुद्दे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यूपी की जनता का है। यूपी की जनता को क्या जवाब देंगे? यूपी की जनता ने ठान लिया और उसका परिणाम है, आज आप इस बात को एहसास करें, उसका परिणाम है कि देश को बचाने के लिए, पर इरफान मलिक साहब तो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने समाजवादी धारा को कमजोर किया है, साथ मिलकर के अगुवाई की है। पर साहब इरफान मलिक साहब तो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने समर्पण कर दिया है बसपा के सामने, ये दोस्ती नहीं है, मजबूरी है, इससे कमजोर हुई है लड़ाई। नहीं बिल्कुल अजीज भाई का नाम है, एक वरिष्ठ समाजवादी मुलायम सिंह यादव भी खपा है। आप देख लीजिए इनकी सीट खुद इनकी श्रावस्ती, डुमरियागंज, खलीलाबाद, बस्ती, मतलब पूरा पूर्वांचल का पूरा वो देखिए पूरी तरह से नतमस्तक होकर के अपना घर बचाएं। मेरा घर तो बचा हुआ है, मैं बताऊं, इसमें चिंता न करें कि साहब क्या हुआ है। देखिए जो भी कुछ हम लोगों ने जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया है, कहीं ना कहीं एक रणनीति है, बड़ी रणनीति, और उस रणनीति परीक्षा मेरी बात सुनिए आप, उसका परीक्षा पहले मैं दे चुका हूं और 2 उप मुख्यमंत्रियों को हराया है मैंने, गढ़ इनका किला फतेह किया है। जब आपने हराया, सुपाल यादव आपके साथ थे। हालात सुनिए, सुपाल यादव जी आपको जानकारी नहीं है, दोस्ती भी तो नहीं है, आप मेरे सामने आपके अंदर ज्ञान की कमी है, आप मेरे ज्ञान की कमी है। हकीकत यह है कि अभी 2 मुख्यमंत्रियों को हमने हराया है। हम उसमें साथ बड़ी परीक्षा क्या हो सकती है? इससे बड़ी परीक्षा कुछ नहीं हो सकती है। हमने परीक्षा दिया और देश की जनता ने अच्छा नंबर दिया। अभी हमने अच्छे नंबर से पास हुए, दिखाते ना, अकेले लड़ते हैं, अच्छे नंबर से पास हुए हैं। समर्पण क्यों कर दिया? उस वक्त अरे बात सुनिए आप, हम बहुत अच्छी तरह मुझे बात लड़ रहे थे, ठीक है साहब, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, हम आपके साथ थे। हकीकत सुपाल यादव का नेतृत्व, अपना घर बचाएं। आज जिस तरीके से उन्होंने समर्पण कर दिया है बीजेपी को, और बीजेपी के गोद में बैठ के खेल रहे हैं, बीजेपी के गोद में बैठकर खेल रहे हैं, प्रदेश में जाकर खेल रहे हैं, दुनिया जान रही है, खेल रहे हैं, गोद में खेल रहे हैं, नेताजी का बयान गोद में खेले ना, देश की जनता देख रही है, खेले ना भाई। अखिलेश आपकी बात आ गई, अनूप पटेल जी, ठीक है, अनूप पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ रिचन जी, ये गठबंधन कितना घबराया हुआ है वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊंची आवाज में बोल करके कि इतना सच से पर्दा डाला जाए। ये डॉक्टर अजीज खान साहब जो इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, उसका कारण यही है कि ये लोग इतने घबरा गए हैं। ऊंचा है ना, आज गठबंधन की फाइनल आदेश आपका फार्मूला है कि ऊंची आवाज में बोलो, बार-बार बोलो, झूठ बोलो, सही हो जाएगा। ये बीजेपी का कांसेप्ट है, वो समाजवादियों का कांसेप्ट नहीं है। लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी बात लोकतांत्रिक ढंग से रखते हैं और सही तरीके सलीके से रखते हैं, सही तरीके से रखते हैं। हम चिल्लाते नहीं है, पार्टी के अंदर नहीं बोलते, बार-बार बदलने के लिए ऊंची आवाज में बोलिए
ताकि जो है झूठ सच हो जाए। अजीज खान साहब, चलिए इससे सारा काम चलने वाला नहीं। आपको अगर इसी से संतावना मिलता है तो आप खुश रहिए अपने घर में, लेकिन सच है कि हमने परीक्षा दिया है। सबकी खुशी की बात है। अभी मैंने सबकी खुशी की दो बात है। परीक्षा तो अब आ रही है, मंत्री को इस्तीफा दे देना असली चाहिए। तो परीक्षा अब आ रही है, लेकिन देश असली की परीक्षा जनता देख रही है, अब आ रही है। मंत्री हारे, पता लगा, इस्तीफा नहीं दिया, उस वक्त से क्यों पता इस्तीफा नहीं लगेगा। दिया? ये क्यों बीच इस्तीफा हो नहीं जाएगी, दिया? माननीय इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे कोई बात देश की नहीं जनता है। इस्तीफा मांग रही है। ऐसे कोई बात देश की जनता इस्तीफा मांग रही है। यादव का नेतृत्व ठीक है। आपके साथ था उस वक्त। देश ठीक की है। जनता इस्तीफा मांग रही है, क्यों नहीं इस्तीफा ठीक दिया? है साहब, हारने आपकी के बात बाद आ गई। इस्तीफा क्यों नहीं इस्तीफे की दिया? बात बाद में कर लेंगे, आज सियासी समीकरणों पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर अनूप पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनूप जी, जिस तरह से आज सीटों का ऐलान कर दिया गया, पहले गठबंधन में आप भी शामिल होना चाहते थे, आपसे भी बात हुई, सीटों पे सहमति नहीं बनी और उसके बाद कांग्रेस अकेले ताल ठोक रही है। 2 सीटें आपके सम्मान में इन्होंने छोड़ दी है, पर आपकी क्या तैयारी है? प्रियंका की एंट्री दोस्ती पर किस तरह से? देखिए, अभी तक जो है संगम में बहुत पानी बह चुका है। बीती ताही विसार दे आगे की सुधले। तो गठबंधन बना है जो है सपा बीएसपी के बीच में, तो जाहिर सी बात है उसकी प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो रही है। कांग्रेस जो है अपने बलबूते पूरे लोकसभा जितनी भी हैं 80 उस पर तैयारी कर रही हैं। और जब से यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार प्रियंका गांधी जी ने संभाला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला है, पूरे प्रदेश में जो है लहर है। और एक चीज और जान लहर है एक चीज और जान लीजिए, इस बार का चुनाव ये जो बीजेपी ने 4.5 साल से ऊपर के समय में जो वादे किए हैं और वो वादा खिलाफी किया है, और यहाँ पे जो अजय बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है जिसने जो है 2 साल के अंदर जो है कानून व्यवस्था का पूरा माहौल उड़ा दिया है, तो वर्गीय इस बार राजनीति होने वाली है। महिलाओं की जो है राजनीति होगी इस बार, किसानों की राजनीति होगी इस बार, जो है युवाओं की राजनीति होगी। महिलाओं को पर आपको तो सर दोहरी चुनौती है आपके सामने, आपके सामने तो साहब दोहरी चुनौती है जो है नंबर 1 असुरक्षा के मामले में बेरोजगारों को तो ये पकौड़ा और पान की दुकान खुलवा रहे हैं। पर आप जनता में क्या कह के जाएंगे साहब? जो आपका वोट बैंक है वही गठबंधन का वोट बैंक है। पूर्वांचल की आप बात कर रहे हैं, जहां पर प्रियंका को आपने प्रभार दिया है, वहां पर बसपा को ज्यादातर सीटें इन्होंने दे दी हैं, वहां पर भी मुकाबला खड़ा कर दिया है। कैसे निपटेंगे चुनौतियों से? एक राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय चुनाव होता है। जाहिर सी बात है गठबंधन अपने तरीके से जो है तैयारी कर रहा है, हम अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस बार जो है नया नेता जो है दिल्ली में दिया जाए और नई सरकार का गठन किया जाए, और ये अपनी गठबंधन अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। हमारी सिर्फ एक ही मकसद है, ये जो जुमलेबाज सरकार है, जो इस समय जो है पुलवामा में आतंकी घटना होती है, उस समय ये आदमी जो है ये प्रधानमंत्री यही उद्देश्य आप भी बताते हैं, यही उद्देश्य सपा बताते हैं, यही उद्देश्य बसपा बताते हैं, यही उद्देश्य आरएलडी बताते हैं, फिर बात क्यों नहीं बनी? मेरी बात सुनिए, सऊदी अरब का प्रिंस जो है $20 अरब जो है पाकिस्तान में देके आता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें भारत के नक्शे से पाकिस्तान गायब है। उस आदमी को जो है यहाँ पे पूरा वेलकम किया जाता है और सारे जो है नियम कानून तोड़ के उसका स्वागत किया जाता है। देश की जनता देख रही है, गले मिलाने के लिए यूपी की जनता क्या देख रही है कांग्रेस में? आप ये बताइए ना साहब, यूपी की जनता कांग्रेस में क्या देख रही है बताइए आप? जाने के लिए समय नहीं है इनके पास, तो क्या देश की जनता देख नहीं रही है? इन मुद्दों पे चुनाव यूपी की जनता कांग्रेस में क्या देख रही है बताइए साहब? यूपी की जनता कांग्रेस को ही देख रही है इस बार। क्यों देखे ये बताइए? इस बार कांग्रेस को ही देख रही है। इनके अंदर क्या कमी है? सपा के अंदर क्या कमी है? बसपा के अंदर क्या कमी है? बीजेपी की क्या तैयारियां कमजोर है कि कांग्रेस के साथ? देखिए गठबंधन है, गठबंधन में अजीज भाई बेहतर ढंग से बता सकते हैं किस तरीके से नहीं तो प्लस पॉइंट बताइए ना आप, प्लस पॉइंट बताइए कांग्रेस का कि क्यों जनता है आपके साथ। आपको बताया कि इस बार का कितना मजबूत संगठन है आपका, किन सीटों पे आपके जो बड़े प्रत्याशी हैं दमखम दिखाएंगे बताइए। देखिए लिस्ट इनकी आ गई है, हमारी भी लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट जब आएगी तो आपके सामने जो है स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी क्या तैयारी है। हमारी तैयारी एकदम जो है दोनों जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 11 तारीख के बाद ये पूरा प्रदेश का सिनेरियो बदल गया और ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल सीन बदल रहा है। सुरेश बहादुर जी मंत्री है सब अनाप ठीक है साहब, आपकी बात आ गई। सुरेश बहादुर जी, सियासी बातें अपनी जगह है, लेकिन जो समीकरण बदले हैं, जो स्थितियां बदली हैं, आज लिस्ट सामने आ चुकी है, किसको आप प्लस माइनस देख रहे हैं? देखिए अभी मैं प्लस माइनस देख नहीं रहा, मैं सिर्फ एक चीज दिख रहा हूं कि कोई भी गठबंधन, जब पहले भी ठीक है अजीत साहब कह रहे हैं उनका गठबंधन बहुत मजबूत है, मैं ये मानता था कि बिना कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर कोई महागठबंधन की परिकल्पना नहीं की जा सकती, और अगर परिकल्पना है तो निश्चित रूप से गठबंधन में वो ताकत नहीं होगी जो ताकत होनी चाहिए थी। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, अगर कोई भी गठबंधन 1 या 2 या 3 गठबंधन लड़ेगा, अगर 2-3 गठबंधन लड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। विपक्ष जितना बिखरा होगा सीधा फायदा बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा। और एक चीज
जहाँ तक सपा बसपा के आप सीटों की बंटवारे की बात कर रहे हैं, आप उनकी जरा लिस्ट उठा के देख डालिए। सपा बसपा ने हमेशा कोशिश की है, बसपा ने 2009 के चुनाव परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपनी सीटों का बंटवारा किया है। वो अपनी सीटों पे 2009 के चुनाव में 21 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी और 21 सीटें वहां कांग्रेस पार्टी को मिली थी जहां बसपा नंबर 2 पर थी और मायावती को यह आशंका थी उन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है, इसलिए वहां कांग्रेस की विजय मिली थी। आज वो सारी सीटें सपा के खेमे में चली गई हैं। तो कहीं न कहीं मायावती को अंदेशा था उन सीटों पर जहां कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी वहां सपा कांग्रेस के समर्थन में जाएगी, इसीलिए उन्होंने उन सीटों को कांग्रेस के पक्ष में डाल दिया। आप चाहे रायबरेली बाराबंकी देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, कानपुर देहात देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, प्रतापगढ़ देख लीजिए, मतलब ये ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की सीटें थी जो जीती गई थी, वो आज सारी की सारी बसपा के खाते में आ गई है। और एक चीज ये इसमें स्वीकार करना चाहिए कि निश्चित रूप से इस गठबंधन पर कहीं ना कहीं शिवपाल का असर दिखने लगा है, चाहे जैसे भी हो, और कहीं ना कहीं जो है कहीं कहीं ये निश्चित रूप से मानना पड़ेगा। इसलिए अभी समीकरण की स्थिति है। और एक चीज ये भी सच बात है, अनूप की बात से मैं सहमत करता हूं, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से प्रियंका गांधी का दौरा, प्रियंका गांधी की लोकप्रियता और हाँ महिलाओं में उनकी बिल्कुल जो मेल जोल की स्थिति निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति नेता के तौर पर स्वीकार्यता बढ़ेगी, सहायक होगी। ये इसकी बात मैं भी नहीं कर सकता हूं क्या सहायक होगी, लेकिन अभी अभी जैसे जैसे गठबंधनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल भी बनता जाएगा। जैसे अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के खाते में, अभी मैं गांव से आया हूं, कल परसों आया हूं, बिल्कुल माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, लेकिन हाँ अब आदमी सोचने लगा कि 2000 उनको मिलने लगा, 4000 उनको मिलने लगा, 6000 उनको, वो चाहे राहुल गांधी बिल्कुल मोमेंटम यहाँ पर लगातार चेंज हो रहा है, कहीं माहौल चेंज हो परिवर्तित हो रहा है। विनोद शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह से आज लिस्ट सामने आ चुकी है, समीकरण तमाम सामने आ चुके हैं, आपको क्या लगता है दोस्ती किसको कितना और कैसे बेदम करेगी? देखिए ये जो गठबंधन हुआ है ये एक जरूरत का गठबंधन है। और जिस तरह से भाजपा ने 2014 फिर उसके बाद 2017 में जीत हासिल की, तो सपा और बसपा को लगने लगा था कि अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो शायद अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने मिलने का फैसला किया और कांग्रेस को इससे अलग रखा। जब कांग्रेस को लगा कि हम तो लड़ाई से बाहर हो गए और हमारा कुछ है भी नहीं यूपी में, तो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को लाया और इधर शिवपाल जी अलग हैं। तो आगे की ये जो लड़ाई है, अब जो चुनाव होने वाला है, ये बड़ा रोचक होगा। और भाजपा आज की स्थिति में अगर देखेंगे तो आज की स्थिति में जो ये गठबंधन है सपा और बसपा का, ये भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा, हाँ, आज की स्थिति में सपा बसपा का गठबंधन सब पे भारी है। लेकिन यदि परिस्थितियां अभी बदलती हैं, जैसे प्रियंका गांधी अभी आई हैं, प्रियंका गांधी अभी आगे कितना उनको जनता स्वीकार करती है, कितना जनता उन्हें प्यार देती है और प्रियंका का असर जनता पर कितना पड़ता है। और यदि कांग्रेस और शिवपाल सिंह साथ मिलकर लड़ते हैं तो फिर ये एक तरह का ये त्रिकोणीय संघर्ष भी हो सकता है, पॉलिटिकल ट्रायंगल बनेगा। हाँ, त्रिकोणीय संघर्ष भी हो सकता है। और मैं कुछ और बात वेट करना, जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, जैसे भी कुछ दिन पहले पुलवामा में हमला हुआ, और यदि इस घटना की प्रतिक्रिया में केंद्र सरकार कुछ बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेती है, वो भी माहौल बनाएगा। हाँ, तो वो भाजपा के पक्ष में जाएगा। हरीशचंद्र जी, हाँ, वो भाजपा के पक्ष में जाएगा। माहौल तो बाद में बनेगा, लेकिन स्थितियां क्या कहती हैं? गठबंधन की बड़ी चुनौती है आपके सामने, विनोद जी बोल रहे हैं। हाँ, गठबंधन आज की स्थिति में काम के बल पर सारी चुनौतियों। सर आपके ही कामों पे तो सारे के सारे सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं वो तो उनका राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, तो वो तो अपनी गाएंगे ही, दूसरे गलत बताएंगे अपनी गाएंगे, लेकिन देश के सामने साहब इस बार हम देख रहे हैं बड़ा आपका केंद्रीय नेतृत्व, बड़े नेता बड़ा फोकस कर रहे हैं यूपी पे, लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं, जेपी नड्डा साहब लगातार मंथन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चुनौती बढ़ चुकी है। हम तो अपना हम तब भी कर रहे थे जब 14 में हमने चुनाव में गए थे, हमेशा हमने अपने संगठन के माध्यम से काम किया। हमारा एक वाइब्रेंट संगठन है, कोई हमको कार्यकर्ता नहीं खोजने हैं और हम जनता के बीच रहते हैं। आप 2014 के बाद से आप देख लीजिए, लगातार हमारा बूथ का कार्यकर्ता रहा हो, जिले का कार्यकर्ता रहा हो, प्रदेश कार्यकर्ता रहा हो और राष्ट्रीय नेतृत्व रहा हो, सब जनता के बीच रहे हैं। चाहे वो चौपाल लगाए हों, चाहे किसानों के बीच गए हों, चाहे युवाओं के बीच रहे हों, चाहे सभी
विभिन्न वर्ग और समूहों के बीच, चाहे वो बुनकरों के बीच में रहे हो, चाहे शिल्पकारों के बीच में रहे हो, सबके साथ संवाद करते रहे, उनकी समस्याओं का निदान संवाद करते से रहे। आप इस दोस्ती से मुकाबला कर पाएंगे? अजीज खान साहब, अजीज खान जनता को काम चाहिए। मुझे शैलेंद्र जी, अजीज खान साहब, हाँ, मुझे 60 सेकंड का मौका दे। दो लड़के एक साथ आए थे, क्या हुआ? 2 सीटें छोड़ी है। देखिए, जैसे उन्होंने उनके हाँ ऊपर साहब, बराबरी ये भी रहम सवाल है किया। अजीज खान देखिए, साहब आपके सामने। ये जो दो हरिश्चंद्र भाई लड़के बहुत साथ थे अच्छे जिनकी आदमी दोस्ती हैं। उत्तर प्रदेश में मैं देखिए, बताया इसमें जाता कोई था, दो राय नहीं। बहुत पसंद देखिए, सच ये है कि उनका सच क्या है? बीजेपी इसमें कोई दो राय नहीं कि बूथ स्तर पे काम करती है, मेहनत करती है, संगठन में लगातार काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने इससे पहले भी संगठन मुलायम खूब सिंह बिल्कुल मजबूत किया बोल था। चुके हैं कि अरे बीजेपी सर, की शैलेंद्र तैयारी भाई, सपा से अरे ज्यादा मेरी है। बात सुनिए, आप गंभीरता से सुनिए, बहुत और अहम बात इनको बता रहा हूं। आईना दिखा दिए साहब, इससे पहले भी सपा के जो कैराना, फूलपुर संस्थापक और हैं अरे सुनिए और सर, संरक्षक, गोरखपुर में उन्होंने भाई, आईना आप दिखाया है। बात करेंगे सबको आप। आईना भाई, आप ये दिखाने का अकेले काम बोलिए, किया। आप ही बोलिए। अरे भी बात मौका, हाँ, आप अजीज बोल खान रहे जी थे, को मैं नहीं बोल बोले। रहा था। साहब, कैराना, फूलपुर और गोरखपुर में भी बड़ी लंबी तैयारी माला की। जपते रहिए, अब अगली साहब, परीक्षा आ रही और है। का माहौल अलग होता है, अरे और सुनिए मेरी परीक्षा आ बात, रही शैलेंद्र है। जी। माहौल अलग है। और जीरो नंबर इसमें मिलने कोई वाला है दो राय आपको। नहीं, मैं इनको मुबारकबाद बिग देता हूं। जीरो देगी इनकी तैयारी इस उत्तर कदर प्रदेश की है जनता। कि अभी पुलवामा में उस दिन इतनी बड़ी घटना हुई 11:30 बजे साहब, के बार-बार आप आसपास। पुलवामा अरे मेरी का बात सुनिए सर, नहीं करेंगे। कहने को जी, कुछ आप है बात नहीं। नहीं करेंगे। अगर आपके मौका पास नहीं कहने देंगे, को कुछ मौका है नहीं नहीं। देंगे तो मैं बात नहीं ना रखने किया देंगे। तो बात है। क्या किया? या तो जंगल राज किया, या तो भ्रष्टाचार के राज किया। तो इनके पास कुछ कहने को नहीं अजीज खान साहब, है। अजीज इनके खान पास साहब, अजीज खान साहब, केवल वो बातें कहने का है। अजीज खान साहब को बोलने दीजिए। नहीं, वो बोले, आप समझिए 11 बजे की घटना थी। इनके हमारे ये जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बेंगलोर में राजनीतिक प्रोग्राम कर रहे थे और दिन भर प्रोग्राम किया। साहब, प्रधानमंत्री महोदय फीता काटने में मसरूफ थे। साहब, कोई प्रोग्राम रोका नहीं, आप समझिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केरल में चुनावी तैयारी कर रहे थे और इस कदर मशगूल थे कि साहब इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और इनके एक सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो ठुमका लगा रहे थे इलाहाबाद में शाम को। साहब, शोक तक व्यक्त नहीं किया, एक दिन राष्ट्रीय शोक तक घोषित नहीं किया। हकीकत है, ये वाकई में ये बूथ स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, इस कदर मशगूल है कि शहीदों को इन्होंने याद नहीं किया। वो शहीद जो इस देश के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। हकीकत यह कि राष्ट्र धर्म और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हकीकत यह है कि हमारी पूरी सरकार शहीदों के साथ खड़ी रही। लेकिन हकीकत भारतीय यह है जनता पार्टी की सरकार रही हो, संगठन रहा हो, हकीकत यह है कि परिवारों के साथ खड़ी थी और खड़ी है और खड़ी रहेगी। आपको इतना वक्त नहीं मिला कि प्रधानमंत्री महोदय शहीदों के घर जाए। आपको इस प्रचार का लोगों पर असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोग असलियत जानते हैं, वास्तविकता से लोग वाकिफ हैं। जनता देख रही है इस बात को कि वाकई में आपने देश को गुमराह किया है। लेकिन उससे पहले अनूप पटेल जी बताइए। देखिए, ये जो बार बार कहते रहते हैं बीजेपी के नेता लोग कि हम अपना काम करते हैं, काम तो ये कर ही रहे थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। काम इतना मजबूत है, दुनिया की जो है सबसे बड़ी पार्टी, और 15-15 साल से जो है छत्तीसगढ़ और जो है मध्य प्रदेश में थी। जनता जब चाह लेती है परिवर्तन का तो परिवर्तन कर दिया है। और उत्तर प्रदेश में वो देख रही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है तुरंत किसानों का कर्जा माफ करती है। और यहां पे नरेंद्र मोदी जी 5 साल होने वाले हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं करते, लेकिन 15 अपने प्यारे पूंजीपतियों का उनका कर्जा माफ करते हो, बहुत सारे लोगों को वहां पर भगा देते। तो ऐसे लोग हैं, अरे झूठ, मक्कार, चोर, डरपोक, सब आप लोग हैं। आपका कांग्रेस है, अरे प्रधानमंत्री चोर है, वो डरपोक है। इस देश कांग्रेस की बेशर्मी पूरे देश ने देखी है। वो बेशर्म कांग्रेस आज किसी सामने कहने वाली नहीं है। बेशर्म भी है, झूठ भी है, मक्कार भी है, भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस के लिए जितने भी इस तरह के अलग-अलग जोड़े गए वो कम है। कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस के नेता जमानत पे है, कांग्रेस की सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई है, कांग्रेस मक्कारी से आकंठ डूबी है। आज यहाँ पर वक्त ब्रेक का हो गया, यहाँ पर ब्रेक का हो गया साहब, यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद भी बहस जारी रहेगी और खोजने की कोशिश करेंगे कि इस महासमर में सियासी पार्टियों की क्या कुछ तैयारी है। लिस्ट सामने आ चुकी है, लेकिन विजन क्या कुछ है, प्लान क्या कुछ है और पॉलिटिकल समीकरण क्या कुछ कहते हैं, बहस जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि यूपी की नई यारी की कितनी तैयारी है और ये तैयारी किसके लिए चुनौती बनेगी, किसके लिए सियासी मुश्किलें बढ़ाएगी। विनोद शुक्ला जी, आपसे समझना चाहेंगे, पूर्वांचल की लड़ाई इस बार काफी कठिन होती जा रही है। जिस तरह से आज के हम लिस्ट की सूची के आधार पर देखें, सीटों का आवंटन देखें, उसके बाद पूर्वांचल में कांग्रेस की तैयारियों को देखें, बीजेपी की तैयारियों को देखें, खुद पीएम मोदी वाराणसी की सीट से ताल ठोकते नजर आए थे और हार्दिक पटेल से आज अखिलेश यादव ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या कुछ संकेत आप देख रहे हैं पूर्वांचल की लड़ाई में? देखिए सैलन जी, पूर्वांचल की लड़ाई भी काफ़ी रोचक होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी पूर्वांचल से पिछली बार उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा और इस बार भी शायद लड़ेंगे, अब जब तक उनका डिक्लेयर नहीं होता है। और जब मोदी जी वाराणसी से लड़े तो फिर मुलायम सिंह जी आजमगढ़ से लड़ने गए और अब प्रियंका गांधी को भी पूर्वांचल में लाया गया है। तो पूर्वांचल में देखिए, जो सपा और बसपा का गठबंधन है, अंक गणित के हिसाब से अभी इनका जो पिछला चुनाव हुआ 2017 का, अगर दोनों का वोट परसेंटेज उठा के देख लें और दोनों को जोड़ दें तो ये बहुत सबसे ज्यादा है। बीजेपी उसको नहीं पा पाएगी, नहीं छू पाएगी, और ना ही कांग्रेस और शिवपाल जी का गठबंधन होता है तो उसको टच कर पाएगा। लेकिन अब एक बहुत गहन सोचने और समझने वाली बात यह है कि जो बसपा का वोट बैंक है, मूल वोट बैंक, जाटो वोटर, वो तो पूरा कन्वर्ट होगा, लेकिन जो गैर जाटो वोट है वो बीजेपी की तरफ भी जा सकता है। पर साहब, बीजेपी के लिए तो चुनौती ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर लगातार चुनौती बने हुए हैं, अनुप्रिया पटेल भी बगावती तेवर अपनाई हुई हैं पूर्वांचल की लड़ाई में, ये भी खासी भूमिका अदा करेंगे। हाँ, ये लोग थोड़ा सा ब्लैकमेलर हैं। ये ने अपने जो काम जब इनके नहीं होते हैं तो वो तेवर दिखाते हैं बगावती, लेकिन वो फिर रिसेटल हो जाते हैं। वो समस्या नहीं है, ये लोग तो वहीं रहेंगे, ये अलग नहीं जाएंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या है जो इस गठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है, वो ये है कि जहां बसपा का जो मूल वोटर है जाटो वोटर, वो ट्रांसफर होगा सपा, जहां पे सपा का कैंडिडेट लड़ेगा, लेकिन जो गैर जाटो वोटर है वो बीजेपी की तरफ जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जहां पे बसपा का कैंडिडेट लड़ेगा जिस सीट पर, उस सीट पर अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अगर यदि यादव होगा तो वहां यादव वोटों का बंटवारा। बिल्कुल, सोशल इंजीनियरिंग देखनी पड़ेगी पूर्वांचल में हर पार्टी को। संतोष यादव जी, पश्चिम का समीकरण क्या कह रहा है? लिस्ट आपने जारी कर दी है, लेकिन तैयारी क्या कुछ है? किस तरह से चुनौती देंगे? नहीं, हमारी तो किसी से चुनौती ही नहीं है। चुनौती नहीं है हमारे पास। हमारे जो कैंडिडेट, हमको जो 3 सीटें मिली हैं, हमारी तो वैसे भी बीजेपी से पश्चिम में खाली 3 ही सीटों पर फोकस करेंगे क्या? मेरी बात तो सुनिए पहले, मैं 3 की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो हमारे गठबंधन की सीटें हैं, तो हमारा जो गठबंधन है सपा बसपा और अल्डी का, ये एक विचारधारा का गठबंधन है। विचारधारा का गठबंधन, एक तरीके के ही लोगों ने गठबंधन किया है, जिनका जो प्रोफेशन है, जो मानसिक स्थिति है, जो हमारी मनोदशा है, वो सब एक जैसी है। मानसिक स्थिति है कि राजनीतिक स्थिति है? मानसिक स्थिति भी हमारी एक जैसी है। हम लोग जो है एक विचारधारा के लोग हैं, एक तरीके के काम करते हैं। हमारा जो कौन सी विचारधारा है साहब? अरे मेरी बात सुनिए सर, मेरा जो किसान है, जो नौजवान है, जो मुसलमान है, जो हिंदू है, जो हम लोगों से जुड़ा हुआ है, एक जैसा प्रोफेशन करता है, कोई खेती करता है, कोई जानवर का काम करता है, कोई दूध का काम करता है, तो इस तरीके से एक विचारधारा की लड़ाई तो नहीं है, पॉलिटिक्स की लड़ाई है। मेरी बात तो सुन लीजिए, एक विचारधारा के लोग एक साथ में एकजुट हुए हैं और काफी दिनों के बाद बसपा भी सपा भी आरएलडी भी काफी दिनों के बाद एक साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हमारी कोई अब ऐसा नहीं है कि हमारे ठीक है साहब, आप मिलकर लड़ रहे हैं, इरफान साहब अभी तक अकेले हैं, बताइए। नहीं, इरफान साहब अकेले कैसे हैं? इरफान साहब, सबकी अपनी तैयारी है, सब मिलकर लड़ रहे हैं, आपका क्या कुछ समीकरण? देखिए, आप पूरा प्रदेश जानता है और इस बात में क्योंकि शिवपाल जी के कुशल नेतृत्व को पूरा प्रदेश जानता है। माननीय शिवपाल जी के ही कुशल नेतृत्व में 3 बार नेताजी मुख्यमंत्री बने, भाई अखिलेश मुख्यमंत्री बने, और शिवपाल जी खुद अपने आप में ये पूरा प्रदेश जानता है कि हमारी पूरी तैयारी, हम 80 सीटों पे लड़ने के लिए 80 सीटों पे आप भी बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन हमारा मानना है समान विचारधारा, दोस्ती से लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? विचारधारा तो लगभग सबकी आपकी जैसी है। नहीं, हम समान विचारधारा वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी किसी भी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का स्पष्ट मानना है कि, और भाई अखिलेश यादव और मायावती जी ने ये पूरे विपक्ष के साथ, कि एक तरह से आप स्पष्ट जानिए कि देश से अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है
तो कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और देश में मतलब कांग्रेस से आप करीबी बढ़ा रहे हैं। अस्तित्व है। तो बगैर कांग्रेस के कांग्रेस को भी लेना चाहिए था, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भी लेना चाहिए था, और क्योंकि अखिलेश जी बड़े दल थे समाजवादी पार्टी यहाँ पे, उनको बड़ा दिल करके सारे लोगों को बड़ा दिल कर तो दिया, 38 सीटें बसपा को दे दी, अपने खाते की एक सीट आरएलडी को दे दी, और कितना बड़ा दिल करे। देखिए चाहे वो मायावती जी हो और चाहे भाई अखिलेश यादव जी हो, ये दोनों लोग स्पष्ट है, ये चाहे राजस्थान का चुनाव रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे गुजरात का पिछला चुनाव रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़, ये लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम जाकर के किए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है, बिल्कुल किया है। और फिर ये विपक्ष जो अजीज खान साहब ये कहना है कि महागठबंधन में काम कर रहे हैं, जो महागठबंधन, भाई मेरा सवाल है, महागठबंधन को जो पूरी तरह से सिर्फ भाई अखिलेश यादव और बहन जी बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें नेताजी का फोटो गायब कर दिया, जिसमें लोहिया जी को, ठीक है साहब, आपका सवाल आ गया, अजीज खान साहब को जवाब देने दीजिए। जो इन्होंने विश्वासघात किया है प्रदेश और देश की जनता से, शैलेंद्र भाई, ये हताशा है, ये निराशा है। देखिए ये हताशा निराशा हमारे लिए आपकी है। अब आप पूरी बात सुनिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, बात सुनिए। देखिए लगातार आप लोगों के पीछे भाग रहे हैं, सब कांग्रेस से कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, इनसे कह रहे हैं, लोगों को यह अंदाजा हो गया कि आप बीजेपी के गोद में बैठ खेल रहे हैं, और जिसकी वजह से कोई घास नहीं डाल रहा है, कांग्रेस भी घास नहीं डाल रही है, कांग्रेस भी घास नहीं डाल रही है। और नेताजी का देख लीजिए, सुनिए आप, आज का बात सुनिए, कांग्रेस भी घास नहीं डाल रही है, उसको एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आपको सपोर्ट कर रही है, बीजेपी की टीम होकर के बीजेपी का चेहरा, और लोग आपको सीट नहीं दे रहे हैं, लोग आपसे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, अब पीछे आप सरकार नहीं, आज हकीकत ये है लोग आपको समझ गए हैं, आपका चेहरा बेनकाब हो गया है, बेनकाब हो गया आपका चेहरा, आपका चेहरा बेनकाब हो गया है, बेनकाब हो गया। अब बीजेपी के गोद में बैठकर बहुत दिन तक नहीं खेल पाएंगे आप, जनता ने जान लिया है, जनता ने जान लिया, जमानत नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी, अनु पटेल जी बोलिए, जमानत नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी, अनु पटेल जी को बोलने दीजिए, बता दिया, बताएगा, अनु पटेल जी को बोलने दीजिए, जो बीओसी तैयार किया है, सब ऐसे आवाज में लड़ेंगे, देश की जनता ने देखा रहेगा तो कैसे लड़ेंगे आप? ठीक है अनु पटेल जी। मैं शिवपाल यादव जी के बारे में कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल कांग्रेस ये नहीं मानती है, कांग्रेस शिवपाल यादव जी के बारे में यही कहना चाहती है कि वो सेकुलर लीडर हैं, समाजवादी विचारधारा के लीडर हैं, और बातचीत भी हुई है, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, उनका एक अपना जो है योगदान रहा है समाजवादी पार्टी को बनाने में, लेकिन जो भी अभी संवाद चल रहा है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं, जो भी आगे का फैसला होगा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। बीजेपी की चुनौती, बीजेपी तो नहीं है इस समय। देखिए बीजेपी जब नरेंद्र मोदी जी से लेके योगी तो चुनौती नहीं तो गठबंधन क्यों कर रहे हैं? फिर क्यों आप जो है गठबंधन तो सपा बीएसपी के बीच देखो कांग्रेस से बात चल रही, गठबंधन किस बात की बात? जब चुनौती नहीं तो बात क्यों कर रहे हैं? दूसरे की तरफ दरवाजे खटखटाएंगे, वो भी खिसक जाएंगे, पहले तो आप जाएंगे, वो भी खिसक जाएंगे। अब मैं सलाह देना चाहूंगा, सवाल यही है कि आखिर गठबंधन के आगे की राह क्या होगी? सीटों का ऐलान यहां पर हो चुका है, लेकिन समीकरण किसके पक्ष में जाएंगे? माहौल पल पल बदल रहा है, और आगे किस तरह का रुख होगा? यहां पर जनता किसको साथ खड़ी होगी, और दोस्ती यारी कितनी तैयारी के साथ मैदान में आएंगे? इन सवालों के साथ फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।